सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने पाठ्यक्रम की जो अगली कविता है वह शुरू करेंगे। कन्यादान। कविता का शीर्षक है कन्यादान, कन्या का दान। इसके जो कवि हैं वो ऋतुराज हैं। ऋतुराज जो हैं उनका जन्म जो था वो राजस्थान में हुआ था 1940 में, और उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी, उनका अध्यापन कार्य राजस्थान में ही हुआ था। और 40 साल अध्यापन कार्य यानी कि पढ़ने पढ़ाने का कार्य करने के बाद अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अर्थात रिटायर्ड हो चुके हैं। और रिटायर्ड होने के बाद अब वो अपना समय जो है वो काव्य लेखन और साहित्य लेखन में बिता रहे हैं। उनकी कुछ रचनाएं भी हैं, वो आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। और उन्होंने जो अपनी रचनाओं का विषय रखा है वो शोषितों और दलितों के साथ साथ समाज के हाशिए के लोग जो हैं। हाशिए का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा पेज होता है, पेज का जो ये साइड वाला जो पार्ट होता है, ये साइड वाला जो पार्ट होता है हाशिया जिसे कहते हैं, रेड लाइन जहाँ लगी होती है। हाशिए के लोगों की समस्याओं का उन्होंने चित्रण किया है। यानी कि उनकी कविताओं का जो शीर्षक है, जो उनका कविताओं में जो मुख्य विषय बना हुआ है, रचनाओं का मुख्य विषय बना हुआ है, वो समाज के मुख्य धारा के लोग नहीं है। मुख्य धारा का मतलब होता है जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका वर्णन नहीं किया उन्होंने, हाशिए के लोगों का वर्णन किया है। और इसीलिए उन्हें यथार्थ का कवि कहा जा सकता है। यथार्थ का कवि का मतलब होता है कि उन्होंने जिन समस्याओं को देखा है उन्हीं समस्याओं का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। इसलिए कल्पना का कवि ना कहकर यथार्थ का कवि उन्हें कहा जा सकता है। और उन्होंने अपनी कविताओं में जो गहरी समस्याएं हैं उनका वर्णन भी सरल शब्दों में किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली क्या होती है, जो ऐसे शब्द, ऐसी पंक्तियां हमें आसानी से समझ आ जाए, हमें शब्दावली समझ आ जाए आसानी से, वहां खड़ी बोली का प्रयोग होता है। और खड़ी बोली यानी कि आसान पंक्तियों के माध्यम से, आसान शब्दों के माध्यम से उन्होंने गहरी समस्याओं का वहां पे वर्णन किया है। अब ये कविता जो है हमारी कन्यादान, इस कविता में एक माँ जो है अपनी लड़की को दान में देते वक्त उसको जो दुख हो रहा है उसका वर्णन किया गया है। और जब विवाह होता है तो एक लड़की को उसकी माँ कुछ सुझाव देती है, कुछ सीख देती है। वो सीख से हटकर कुछ अलग सीख है इस कविता में। जैसे एक लड़की का विवाह होता है तो उसको क्या सीख दी जाती है कि अपने घर पर रहना, मर्यादा में रहना, सभी की आज्ञाओं का पालन करना, अर्थात ऐसी कुछ खाना बनाना वगैरह कुछ सीख जो है वो माँ जो है वो बेटी को देती है। परंतु इस कविता में उस सीख के साथ साथ कुछ आदर्श से हटकर कुछ अलग सीख दी गई है, परंपरागत सीख से हटकर कुछ अलग सीख दी गई है। तो हम वो इस कविता में भी पढ़ेंगे, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे और उसके बाद अपनी इसे उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। शुरू करते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। अब कितना प्रमाणिक था उसका दुख, ये उसका दुख किसका दुख है? माँ का दुख है कि जब लड़की का विवाह हो रहा है, लड़की के विवाह के समय जो एक माँ का दुख होता है वो कितना वास्तविक होता है। वास्तविक, प्रमाणिक का मतलब होता है वास्तविक, कि लड़की का विवाह हो रहा है और विवाह के समय लड़की की माँ पर जो गुजरती है, जो उसे दुख का एहसास होता है, वो कहने मात्र से नहीं होता है। ये केवल वही माँ ही जान सकती है कि जिसने जो अपनी लड़की को दान में दे रही होती है। तो इसमें, इस कविता में लड़की को दान में देते समय, लड़की का विवाह करते समय माँ के दुख का वर्णन किया गया है। और वो जो सीख अपनी बेटी को देने वाली है उसका वर्णन भी इस कविता में है। तो कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वहीं उसकी अंतिम पूंजी हो। तो लड़की को सीख देते हुए, विवाह के समय लड़की को सीख देते हुए माँ कहती है, माँ का वर्णन किया गया है कि लड़की के विवाह के समय एक माँ का दुख बहुत ही वास्तविक होता है। बहुत ही, कितना प्रमाणिक का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन किया गया है, तो कितना प्रमाणिक का मतलब बहुत वास्तविक होता है। जैसे वहीं उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वहीं उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे कि अगर उसका दुख कितना प्रमाणिक, कितना वास्तविक है कि जैसे वहीं उसकी अंतिम पूंजी हो, इनके अर्थात वो कन्या, वो बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है जिसको वो दान में देने वाली है। अब अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है?
क्योंकि एक बेटी ही है जिसके साथ वो अपने सुख दुखों को बांटती है, शेयर करती है। भावनात्मक संबंध एक माँ का बेटी के साथ होता है। तो इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि लड़की के विवाह के समय, उसको दान में देते समय एक माँ का दुख बहुत ही प्रमाणिक होता है, बहुत ही वास्तविक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही उसकी अंतिम पूंजी होती है। जीवन की जितनी, जीवन एक माँ के लिए जो पूंजी होती है वो उसकी संतान होती है, बेटे बेटियां होती हैं। तो लेकिन बेटी के समय उसका दुख वास्तविक होता है, क्योंकि उसके बाद उसके साथ उसके सुख दुखों को बांटने वाला और कोई नहीं होता। क्योंकि माँ और बेटी का जो संबंध होता है वो भावनात्मक संबंध होता है। तो पहली 3 पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे कि लड़की के विवाह के समय एक माँ का दुख जो होता है वो बहुत ही वास्तविक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही उसके जीवन की अंतिम पूंजी होती है। अर्थात एक बेटी के साथ एक माँ का जो संबंध होता है, भावनात्मक संबंध होता है, उसी के साथ ही वे अपने सुख दुखों को बांटती है। और उसके बाद उसकी सुख दुखों को सुनने वाला, बांटने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं होता है। इसलिए उसे दान में देते वक्त एक माँ का दुख जो था वो वास्तविक था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात कहने का मतलब है जो जिसका विवाह हो रहा है वह लड़की जो है उसकी उम्र जो है वो कम है, वो अबोध है। बोध का मतलब है समझदार, अबोध का मतलब है जो समझदार नहीं है, ना समझ। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात लड़की की आयु जो है वो कम है, समझदार नहीं है वो लड़की। अभी इतनी भोली सरल थी। अब लड़की की विशेषता बताई गई है कि उसकी कम उम्र थी, नासमझ थी, भोली भाली थी, अबोध थी। जिसका विवाह है उस लड़की के बारे में बताया गया है कि उसकी आयु कम थी, नासमझ थी, सयानी नहीं थी, समझदार नहीं थी, भोली भाली थी और सरल थी। भोली भाली इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसका विवाह हो रहा है वह संसार के स्वार्थी व्यवहार को नहीं जानती है। जो माँ है उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया है, उसको सारे सुख दुखों का आभास है, वह संसार के स्वार्थी व्यवहार के बारे में जानती है, पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है उसके बंधनों के बारे में जानती है। लेकिन जो लड़की है वो अभी समझदार नहीं है, भोली भाली है और सरल स्वभाव की है, अर्थात वह संसार के स्वार्थी व्यवहार के बारे में नहीं जानती है। और जो पुरुष प्रधान समाज है उसके बंधनों के बारे में भी उसे जानकारी नहीं है। कि उसे सुख का आभास तो होता था। अब सुख का आभास क्या है कि विवाह के समय जो बाहरी तामझाम होती है, मतलब जो उसकी प्रशंसा की जाती है, उसे गहने कपड़े लत्ते जो दिए जाते हैं, उसके सुख का आभास तो था। यानी कि विवाह के समय थोड़े समय प्राप्त होने वाले सुख के बारे में तो, सुख की कल्पना तो वो कर सकती थी। आभास में कल्पना, महसूस करना। विवाह के समय प्राप्त होने वाले थोड़े सुखों का आभास तो था, कल्पना तो थी उसे, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। परंतु उसके बाद, विवाह के बाद जो उसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिन दुखों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में उसे एहसास नहीं था। अर्थात विवाह के समय प्राप्त होने वाले सुखों की जानकारी थी, परंतु विवाह के बाद जो उसे दुख, जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उसका एहसास उसे नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश यहाँ कौन सा है? विवाह के समय जो थोड़े बहुत सुख प्राप्त होते हैं वो धुंधला प्रकाश है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पंक्तियां, लयबद्ध पंक्तियां कहाँ होती है? काव्य में होती है, कविता में होती है। तो यहाँ ये कवि कहता है कि वह काव्य की कुछ लयबद्ध पंक्तियों की को पढ़ना जानती थी। काव्य, यहाँ काव्य क्या है? जीवन। जीवन की मतलब जीवन में जो थोड़े समय सुख उसे प्राप्त होने वाला था विवाह के समय, विवाह के अवसर पर, उस को वह जानती, पढ़ सकती थी। कुछ धुंधले प्रकाश की, धुंधला प्रकाश क्या है? विवाह के समय प्राप्त होने वाला थोड़ा सा सुख, कि विवाह के धुंधले प्रकाश की। तो वह उन कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ सकती थी, परंतु उसके पीछे छुपे जो आशय हैं, उसका अर्थ जानने की अक्षमता उसके पास नहीं थी। अर्थात विवाह के समय प्राप्त होने वाले सुखों की जानकारी थी, परंतु उसके बाद जो उसे दुख और परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा,
जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में वह नहीं जानती थी। एक बार इसी को रिपीट करियो, अब इसे ध्यान से देखेंगे। पहली 3 पंक्तियां, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ विवाह के समय एक माँ जो है वो बेटी को सीख देते हुए कहती है, यहाँ माँ का दुख, और वह अपने बेटी को सीख देते हुए कहती है कि लड़की को दान में देते समय, यानी लड़की के विवाह के समय एक माँ का दुख जो होता है वो बहुत ही वास्तविक होता है। लड़की के विवाह के समय एक माँ का दुख बहुत वास्तविक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, क्योंकि एक लड़की ही उसकी अंतिम पूंजी मानी जाती है, अंतिम संपत्ति मानी जाती है, जिसको वो दान में दे रही है, क्योंकि उसके बाद उसके सुख दुख को बांटने वाला उसके पास कोई नहीं है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अब इन 2 पंक्तियों में लड़की की विशेषताएं बताई गई है कि लड़की कैसी थी, ना समझ थी, सयानी नहीं थी, भोली भाली थी और सरल स्वभाव की थी। अर्थात वह संसार के स्वार्थी व्यवहार के बारे में नहीं जानती थी, विवाह के बंधनों के बारे में नहीं जानती थी, और पुरुष प्रधान समाज की जो अपेक्षाएं हैं और बंधन जो हैं उनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। इसलिए लड़की क्या थी? सयानी नहीं थी, भोली भाली थी, सरल स्वभाव की थी। कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसे विवाह के समय प्राप्त होने वाले थोड़े से सुखों की कल्पना वह कर सकती थी। विवाह के समय प्राप्त होने वाले थोड़े से सुखों की कल्पना वह कर सकती थी, परंतु उसके बाद उसे जिन दुखों, परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उसका उसे आभास नहीं था, उसकी कल्पना वह नहीं कर सकती थी। उसे दुख बांचना नहीं आता था, उन दुखों को सहन करना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये तुक और लयबद्ध पंक्तियां क्या होती है? कविता में होती है। तो हम यह कहेंगे वह जीवन रूपी काव्य की या जीवन रूपी कविता के कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ सकती थी, परंतु उसके पीछे छुपे गहरे आशय को वो समझने में असमर्थ थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियां कहाँ होती हैं? काव्य में होती हैं। तो वह जीवन रूपी काव्य के कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ सकती थी, केवल पढ़ सकती थी। उसके पीछे छुपे जो गहरे उसके आशय हैं वो उसको पढ़ने में असमर्थ थी। वो धुंधला प्रकाश, यहाँ धुंधला प्रकाश कौन सा है? विवाह के समय प्राप्त होने वाले थोड़े से सुख। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे कि वह जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ सकती थी, केवल पढ़ सकती थी, परंतु उसके पीछे छुपे जो उसके गहरे आशय हैं उसको वो समझने में ना समझ थी, असमर्थ थी। ये आपका पहला पैरा। अगला पैरा देखेंगे। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ पर जो है लड़की के बारे में बताया गया, माँ का दुख बताया गया है। अब यहाँ इस पहरे में एक माँ जो है वो लड़की को सीख देती है, एक परंपरागत सीख से हटकर। परंपरागत सीख मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक माँ जो है वो बेटी को क्या सीख देती है? बड़ों की आज्ञा का पालन करना, छोटों को प्यार करना, अगर कोई कुछ कह देता है तो उसको सुन लेना, मतलब अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबाने के लिए वो कहा जाता है। लेकिन इस पहरे में एक लड़की की माँ जो है वो परंपरागत सीख से हटकर कुछ और सीख, उसके आधुनिक सीख जो है वो देती है। वो आधुनिक सीख क्या है? माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। एक माँ जो है वो बेटी को सीख देते हुए कहती है कि तुम अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि विवाह के समय सुंदर वस्त्र और सुंदर गहने वगैरह मिलते हैं तो लड़की जो है वो सुंदर दिखाई देती है। तो इसमें वो कहती है कि तुम पानी में झांककर, तुम अपने मतलब आईने में, दर्पण में अपनी सुंदरता को देखकर प्रसन्न मत हो जाना, अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपनी सुंदरता पर प्रसन्न नहीं होना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। अब ये इन 2 पंक्तियों में ऐसे क्यों कह रही है कि माँ ने कहा पानी में जाकर? माँ एक बेटी को सीख देते हुए कहती है कि तुम अपने सुंदरता को देखकर प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि ये सुंदरता यानी कि लोग तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे और यही प्रशंसा ही तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? बंधन बन जाएंगे, बेड़ियां बन जाएंगे तुम्हारे जीवन के लिए। क्योंकि जैसे कि हम अगर देखें तो
अगर किसी लड़की का विवाह विवाह होता है उस समय काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको अपने बस में करने की कोशिश करते हैं कि कितनी सुंदर है, कितनी समझदार है, सुशील है। मतलब हम इन वचनों से आगे नहीं जा सकते हैं, ये हमारे जीवन के बंधन बन जाते हैं। बंधन का मतलब है, अगर जो बेटे की माँ जो होती है, सास जो होती है, अगर वो ये कह देती है हमारी बेटी, हमारी बहू जो है वो समझदार है, वो सुशील है, वो घर के कामों में हमारी सहायता करेगी, घर के बेड़ी को, उनकी जो दहलीज है उसको नहीं लांघेगी, ये शब्द उस समय जब कहा जाते हैं। अब थोड़े से समय के बाद जब लड़की की कोई इच्छा होती है तो वो बंधन, वो शब्द उसे याद आता है कि ये उम्मीद मुझसे रखी गई थी, और वो उन शब्दों को फिर आगे पार नहीं कर सकती है। अगर अपनी उसकी वो इच्छा होती है, वो इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि उस समय जो उसे प्रशंसात्मक जो शब्द कहे जाते हैं, उसकी तारीफ के लिए जो शब्द कहे जाते हैं, थोड़े से समय के बाद वो शब्द परिवर्तित होने लग जाते हैं, और लड़की की जो इच्छा होती है वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उसे शब्द याद होते हैं कि मुझसे क्या उम्मीद रखी गई है। इसलिए वो माँ जो है वो अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि तुम अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत हो जाना। आईने में अपनी सुंदरता को देखकर, अपने चेहरे को देखकर प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि लोग जो तुमसे प्रशंसात्मक शब्द कहेंगे, प्रशंसा करने के लिए जो शब्द कहेंगे, वो आगे आने वाले समय के लिए तुम्हारे जीवन के बंधन बन जाएंगे, बेड़िया बन जाएंगे। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर वो कहते हैं कि आग, तुम आग से सावधान होकर रहना, क्योंकि आग किसके लिए होती है? रोटियां बनाने के लिए होती है, रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। यह सावधान क्या करना चाहती है? इन दो पंक्तियों से हमारे समाज की जो गहरी समस्या है उसका वर्णन किया गया है, दहेज प्रथा, कि वो अपनी बेटी को आग से सावधान करती है कि तुम आग से सावधान होकर रहना, क्योंकि आग किसके लिए है? रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात जब दहेज समस्या की बात की जाती है तो दहेज पूरा ना आने के कारण लड़की को जलाकर मारने की कोशिश भी की जाती है, तो वो उसे सावधान करती है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये वही दो पंक्तियां जो आपको मैंने ऊपर समझाई हैं। वस्त्र और आभूषण यानी कि विवाह के समय जो तुम्हें वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे वो कैसे होंगे? शाब्दिक भ्रमों की तरह। भ्रम क्या होता है? जाल। कि लोगों के प्रशंसात्मक शब्दों की तरह, शब्दों के जाल की तरह होंगे। बंधन है स्त्री जीवन के, और वो तुम्हारे जीवन के बंधन बन जाएंगे, बेड़िया बन जाएंगे। अर्थात तुम्हें जो वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे वो कैसे होंगे? वो लोगों के प्रशंसात्मक शब्दों की तरह, जाल की तरह होंगे। लोगों के प्रशंसात्मक शब्दों के जाल की तरह होंगे, और वो तुम्हारे जीवन के बंधन बनकर रह जाएंगे। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहाँ विरोधाभास है। अब माँ एक अंतिम सीख देती है कि लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की होना का मतलब होता है कि वो तुम अपने विवाह के समय जो उसको सीख दी जा रही है कि तुम मधुर भाषी, विनम्र, ईमानदार, सादगी व सरल स्वभाव की होना। क्योंकि लड़की होना अर्थात ये गुण उसके अंदर होते हैं। लड़की के अंदर ये इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट का मतलब होता है उसके अंदर समाहित होते हैं। ईमानदारी, सादगी, सरल स्वभाव, मधुर भाषी, विनम्रता, ये गुण जो होते हैं वो लड़की के अंदर होते हैं। तो वो लड़की अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम लड़की हो ना, अर्थात लड़की के सारे गुणों को अपने अंदर धारण करना। बड़ों का कहना मानना, सरल स्वभाव रखना, विनम्र रहना, ये सारे गुणों को अपने अंदर रखना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अर्थात उन गुणों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ये गुण क्या होंगे? इन गुणों के कारण लोग तुम्हारा शोषण कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि तुम लड़की के सारे गुणों को धारण करना, परंतु उन गुणों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि वही गुणों के कारण ही लोग तुम्हारा शोषण कर सकते हैं। मधुर भाषी, विनम्र व्यवहार रखना, परंतु इतना भी नहीं, एक सीमा तक रखना, क्योंकि इसके कारण तुम्हारा शोषण भी हो सकता है, लोग तुम्हारा शोषण भी कर सकते हैं। इसलिए तुम लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अर्थात लड़की के सारे गुणों को धारण करते हुए तुम सचेत रहना, सावधान रहना, लोक व्यवहार में सावधान रहना। लोक व्यवहार का मतलब होता है दूसरों से जब हम व्यवहार करते हैं
उस व्यवहार में सावधान रहना। अब पहले पैरे में जो थी, पहले पैरे में माँ का दुख बताया गया है, लड़की कैसी थी वो बताया गया है, और उसको किस चीज की समझ थी उसके बारे में बताया गया है, और दूसरे पैरे में एक माँ की सीख दी गई है। प्रश्न भी आ सकता है कि कविता में एक माँ जो है वो बेटी को क्या सीख देती है। क्या सीख देती है कि अपने चेहरे की सुंदरता को देखकर प्रसन्न मत हो जाना, और क्या देती है कि आग से सावधान रहना, क्योंकि आग किसके लिए है? रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। और वस्त्र और आभूषण, जो विवाह के समय जो वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे उससे तुम सावधान रहना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जीवन भर के बंधन बन जाएंगे, अपनी इच्छा को तुम पूरा नहीं कर पाओगी। और लास्ट में वो क्या कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, अर्थात लड़की के सारे गुणों को तुम अपने धारण करना, परंतु उन गुणों के कारण लोक व्यवहार में सावधान रहना, क्योंकि वही गुण ही तुम्हारा शोषण कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लेंगे कि उसमें पूरे कविता में क्या कहा गया है कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख, कि एक विवाह के समय माँ के दुख और उसकी सीख का वर्णन किया गया है कि विवाह के समय एक माँ का दुख जो था वो बहुत ही वास्तविक था। बहुत ही वास्तविक क्यों था? क्योंकि एक बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है, जिसके साथ उसका भावनात्मक संबंध है, वो अपने सुख दुखों को उसके साथ बांट सकती है। इसलिए उस माँ का दुख जो था वो वास्तविक था, बहुत वास्तविक था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की की विशेषता बताई गई है इसमें कि लड़की जो थी उसकी उम्र कम थी, आयु कम थी, नासमझ थी, भोली भाली थी, सरल स्वभाव की थी। क्यों थी सरल स्वभाव की? क्योंकि वह संसार के स्वार्थी व्यवहार के बारे में नहीं जानती थी, लोगों के व्यवहार के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो भोली भाली और सरल स्वभाव की थी। उसे सुख का आभास तो होता था पर दुख बांचना नहीं आता था, क्योंकि यहाँ हम कह सकते हैं कि विवाह के समय थोड़े समय प्राप्त होने वाले सुखों का आभास तो था उसे, सुखों की कल्पना तो थी उसे, यानी कि विवाह के समय जो तामझाम हो रहा है उसके सुख के बारे में तो उसे पता है, परंतु उसके बाद उसे जो दुख प्राप्त होने वाले हैं, जिन परिस्थितियों का सामना वो करने वाली है, उसकी जानकारी उसे नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह जीवन रूपी कविता की, ये जीवन रूपी कविता है। अब जीवन को कविता क्यों कहा गया? कि कविता में जिस तरह से उतार चढ़ाव होता है, सुर कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, अब इसी तरह जीवन में ही हमारे सुख और दुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए जीवन रूपी कविता के कुछ लयबद्ध पंक्तियों को वो पढ़ सकती थी, लेकिन उसके पीछे छुपे उसके गहरे अर्थ को वो समझने में असमर्थ थी। माँ ने कहा, अगला पैरा हमारा, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ एक माँ जो है परंपरागत सीख से हटकर उसे कुछ सीख देती है कि तुम आईने में, दर्पण में अपने चेहरे की सुंदरता देखकर उस पर प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि लोग तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, और वही तारीफ, वही शब्द तुम्हारे लिए जीवन के बंधन बन जाएंगे, बेड़िया बन जाएंगे। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये जो आग, दूसरी सीख कहती है कि तुम आग से सावधान रहना, क्योंकि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलकर मरने के लिए नहीं होती है। यहाँ दो समस्या है, एक तो ये कि दहेज कम मिलने के कारण वर पक्ष के लोग वधु को जलाते हैं, और दूसरा वधु भी उन समस्याओं से पीड़ित होकर आत्महत्या भी वो कर लेती है। इसलिए वो सीख देती है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए, जलकर मरने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और यहाँ पे वो कहते हैं कि विवाह के समय तुम्हें जो वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे, तुम वो लोगों के प्रशंसात्मक शब्दों की तरह माया जाल होंगे, भ्रम जाल होंगे, और तुम उससे सावधान रहना, क्योंकि वही वस्त्र और आभूषण तुम्हारे लिए पूरे जीवन के बंधन बनकर आ जाएंगे, अर्थात तुम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगी। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। वो अंतिम सीख देते हुए कहती है कि तुम लड़की के सारे गुणों को अपने अंदर समाहित करना, शामिल करना, विनम्र रहना, मधुरभाषी रहना, ईमानदार रहना, सादगी भरा व्यवहार करना, लोगों की आज्ञा का पालन करना, परंतु इन गुणों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि यही इन्हीं गुणों के कारण तुम्हारा शोषण भी हो सकता है। इसलिए वो कहती है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस कविता की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे शब्द बहुत सरल हैं, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको मुश्किल लगा हो
कि लड़की होना, सुख का आभास, दुख बांचना, कितना प्रमाणित था उसका दुख, ये सारे ही बहुत ही सरल शब्द लिखे गए हैं। तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इस तरह से लिखेंगे, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया, यानी कि वर्णन किया गया है, एक माँ के द्वारा बेटी को सीख का वर्णन किया गया है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। और उसके बाद है इसमें कुछ अलंकार, दान में देते, दान में देते, इसमें द वर्ण की आवृत्तिकरण अनुप्रास अलंकार है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, ये जैसे, सम, तरह, तुलय, ये कहाँ आते हैं? उपमा अलंकार में। तो यहाँ उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों ही हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? मानो, मानो होता है। तो यहाँ पर ये आपका अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगले पैरे में दो अलंकार कौन से हैं? उपमा और विरोधाभास। विरोधाभास तो मैंने आपको बता दिया था, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, विरोध है ना, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, विरोध किया गया है, तो विरोधाभास अलंकार है। और उपमा अलंकार क्या है? यहाँ पर वस्त्र और भूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, तरह बंधन है, तरह, तरह, तुलय, सम, ये सब कहाँ आते हैं? उपमा अलंकार में। तो इस पैरे में आपका अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है, इस पैरे में आपका उपमा अलंकार है और साथ में विरोधाभास, विरोधाभास। ये विरोधाभास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और उसके बाद मुझे भेजेंगे। अगर कोई भी समस्या आती है आपको समझने में तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। ये तो रही आपकी कविता की बात। अभी मैंने टेस्ट लिया था कृतिका के पाठ 2 का, उसमें 2 आपको प्रश्न दिए गए थे कि एक तो अखबारों में क्या क्या छपा रानी के आगमन पर, वो पाठ 2 के पहले पृष्ठ पर सब लिखा हुआ है कि उनके नौकरों बावर्चियों की जीवनी, महल में रहने वाले जो भी व्यक्ति थे उनकी सबकी जीवनी, और रानी क्या पहनने वाली है, क्या करने वाली है, वो सब तरह की खबरें जो थी वो अखबार में छप रही थी। लेकिन इस प्रश्न का जो दूसरा भाग था, जन जागरण में क्या भूमिका है, अखबारों की जन जागरण में क्या भूमिका है, कुछ बच्चों ने ये लिखा कि दुनिया की सारी जानकारी जो है वो हमें अखबारों के माध्यम से प्राप्त होती है, ये ठीक है, परंतु साथ में मीडिया का जो दूसरा प्रभाव था, जो पत्रकारिता वाला क्वेश्चन था, उसको भी हमने ऐड करना है इसमें, कि जहां हमें संसार की जानकारी प्राप्त होती है, देश भर की जानकारी प्राप्त होती है अखबारों के माध्यम से, वहां अखबारों में चर्चित हस्तियों के पहनावे, रहन सहन, खान पान का भी वर्णन किया जाता है, जो युवा पीढ़ी को भ्रमित करने का कार्य भी करती है। इसलिए अखबारों और मीडिया से मतलब ये मीडिया का ये उत्तरदायित्व है कि वो इन सब चीजों का एक सीमा तक वर्णन करे, ताकि भावी पीढ़ी जो है उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। ये बातें हमने उसमें ऐड करनी थी। और दूसरा प्रश्न जो है कि चित्रकार, मूर्तिकार पैसे से जरा लाचार था। पैसे से जरा लाचार का मतलब है, इसका आशय हमें समझाना था कि वो उसमें कला जो थी वो कला से परिपूर्ण था, अपनी कला में निपुण था, परंतु वह गरीब था, लाचार था, कि उसकी कला को कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा था। इसलिए उसने क्या किया, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के सुझाव दिए। पहला सुझाव क्या था कि सारे हिंदुस्तान का दौरा किया उस पत्थर की मूर्ति पत्थर की जानकारी के लिए, मूर्ति के पत्थर की जानकारी के लिए उसने 2 बार हिंदुस्तान का दौरा किया। दूसरा था कि उसने महापुरुषों की नाक का निरीक्षण किया। यहाँ पर केवल फॉर्मेलिटी के लिए लिखा हुआ है कि महापुरुषों और नेताओं की नाक का निरीक्षण किया, नाक को नापा। यहाँ पर आपने किन किन महापुरुषों की नाक को नापा, कहाँ हो गया, वो सब आपने लिखना है। केवल फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट नहीं देना है, ये पूरी जानकारी आपको वहां देनी है। और तीसरा क्या था कि जिंदा नाक काट कर लगाई गई थी वहां पर। ठीक है, तो ये सफल प्रयास था, क्योंकि रानी के आगमन पर नाक ही चाहिए थी तो लास्ट में लग गई थी, तो ये एक सफल प्रयास था। तो अब ये सुझाव जो है वो एक्सप्लेन करके लिखने हैं। 3 अंक का जो प्रश्न आएगा उसमें एक्सप्लेन करके ही आपको सारे उत्तर देने हैं, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।